नमस्कार दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विमला के मन में एक आस थी, एक ऐसी चाहत जो उसके दिल में गहराई से बसी हुई थी। उसकी पहली संतान एक बेटी थी जिसे वह प्यार तो करती थी, मगर उसके मन के किसी कोने में हमेशा यह विचार रहता था कि बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन उसे ससुराल जाना ही है और फिर वह किसी और के घर की अमानत बन जाएगी। विमला ने अपने आसपास की औरतों को यही कहते सुना था, अपनी सास को भी यही समझाते सुना था और धीरे धीरे यह बात उसके मन में इस तरह बैठ गई थी मानो यह कोई अटल सत्य हो। अब वह दूसरी बार गर्भवती थी और इस बार उसके मन में एक पक्की उम्मीद थी कि उसे बेटा होगा। वह मन ही मन सोचती रहती थी कि बेटा ही तो बुढ़ापे का सहारा बनता है, बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, बेटा ही माँ बाप की सेवा करता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में इस कदर घर कर गई थीं कि वह दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि इस बार उसे बेटा होना ही चाहिए। विमला के पति कमल एक सीधे सादे और समझदार इंसान थे। उन्हें बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर थे। उनका मानना था कि संतान तो संतान होती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसके भविष्य को लेकर भी गंभीर थे। उनके माता पिता भी इस मामले में उदार विचारों के थे। उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में पोता आएगा या पोती, मगर विमला के मन की यह चाहत कोई और नहीं बदल सकता था। यह उसकी अपनी सोच थी जो समाज और परंपराओं की देन थी। पहली डिलीवरी के बाद से विमला की सेहत कुछ कमजोर रहने लगी थी। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि इस बार डिलीवरी से पहले उसे पूरा आराम चाहिए और किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। ठीक उसी समय जब विमला की डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ रही थी, उसकी सास अचानक बीमार पड़ गईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और घर में सबकी चिंता विमला की सास के इलाज पर केंद्रित हो गई। ऐसे में कमल और उनके परिवार ने सोचा कि विमला को उसके मायके भेज देना ही उचित रहेगा। वहां उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्य उसका अच्छे से ख्याल रख सकेंगे और ससुराल में भी सास की देखभाल ठीक से हो सकेगी। यह फैसला सबके हित में था, इसलिए विमला को उसके मायके भेज दिया गया। मायके पहुंचकर विमला को थोड़ी राहत मिली। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी तू चिंता मत कर, यहाँ हम सब तेरा ध्यान रखेंगे, तू बस आराम कर और खुश रह। विमला की छोटी बहन नेहा अभी अविवाहित थी और घर में ही रहती थी। वह बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि दीदी कुछ महीनों के लिए मायके आने वाली हैं। उसकी भाभी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थीं और उन्होंने विमला का स्वागत खुले दिल से किया। मायके का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ विमला को वह प्यार और देखभाल मिल रही थी जो एक गर्भवती महिला को चाहिए होती है। उसकी माँ रोज उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती, नेहा उसके साथ बैठकर बातें करती और उसका मन बहलाती। भाभी भी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखती। मगर इन सब के बीच भी विमला के मन में बस एक ही बात घूमती रहती थी, इस बार बेटा होना चाहिए। वह रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मुझे इस बार बेटा दे दो, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी, व्रत रखूंगी, मंदिर जाऊंगी, बस इस बार मुझे बेटा चाहिए। उसने अपनी माँ से भी यह बात कही थी। माँ ने समझाने की कोशिश की थी, बेटी बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं, जो भी भगवान देगा वह हमारा आशीर्वाद होगा। मगर विमला का मन नहीं मानता था। वह माँ अपनी सोच पर अडिग थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए विमला का तनाव बढ़ता गया। वह सोचती रहती कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ससुराल वाले भले ही कुछ न कहें, मगर समाज तो ताने जरूर कसेगा। उसने अपने आसपास कई ऐसी औरतों को देखा था जिन्हें बेटा न होने पर ताने सुनने पड़ते थे, अपमानित होना पड़ता था। वह खुद को उस स्थिति में नहीं देखना चाहती थी। इसी बीच एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी चचेरी ननद जो उससे कुछ साल छोटी थी और जिससे उसके अच्छे संबंध थे, कि अचानक मृत्यु हो गई। खबर यह थी कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जिंदा जला दिया था। यह सुनकर विमला के रोंगटे खड़े हो गए। वह ननद जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, जो जीवन से भरी हुई थी, वह आज इस दुनिया में नहीं रही। विमला रोते रोते अपनी माँ के पास गई। माँ, ये कैसी दुनिया है, एक बेटी को इस तरह जला दिया गया। क्या बेटियां इतनी बेकार होती हैं कि लोग उन्हें इस तरह मार डालते हैं? उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी यह समाज की बीमारी है, दहेज एक अभिशाप है, मगर तू यह मत सोच कि बेटियां बोझ हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे इंसान नहीं, राक्षस हैं। मगर इस घटना ने विमला के मन में बेटी को लेकर और भी नकारात्मक विचार पैदा कर दिए।
उसे लगने लगा कि बेटी पालना सचमुच एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी शादी करनी होगी, दहेज देना होगा, और फिर भी यह डर रहेगा कि कहीं ससुराल में उसके साथ कोई अन्याय ना हो। इस सब से बचने का एक ही रास्ता उसे नजर आया, इस बार बेटा होना चाहिए। नेहा और भाभी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। नेहा ने कहा, दीदी तुम इतना क्यों सोच रही हो, जो होगा देखा जाएगा, तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। भाभी ने भी कहा, विमला तुम्हारा यह तनाव बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। मगर विमला का मन शांत नहीं होता था। उसकी चचेरी ननद की मौत ने उसे और भी डरा दिया था। वह सोचती रहती थी कि अगर उसकी भी बेटियां ही होती रहीं तो उनकी शादी के बाद क्या होगा, क्या वे भी दहेज के लिए सताई जाएंगी। यह डर उसके दिल में घर कर गया था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और विमला की डिलीवरी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। उसकी माँ ने सारी तैयारियां कर ली थीं। घर में खुशी का माहौल था, मगर विमला के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो एक माँ बनने वाली औरत के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटी तू इतनी परेशान क्यों रहती है, क्या तुझे कोई तकलीफ है। विमला ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, बेटे की चाहत, समाज का डर, ननद की मौत का सदमा, सब कुछ। उसकी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी मैं तेरी बात समझती हूँ, समाज की सोच ऐसी ही है, मगर तू एक बात याद रख, तेरे ससुराल वाले अच्छे लोग हैं, उन्हें बेटा बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू बस भगवान पर भरोसा रख और खुश रह। विमला ने अपनी माँ की बात सुनी, मगर उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। वह हर रोज मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती और बस एक ही चीज मांगती, एक बेटा। उसे यह समझ नहीं आता था कि क्यों उसका मन इतनी शिद्दत से बेटे की चाहत कर रहा है, जबकि उसके अपने परिवार में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मगर समाज के ताने, पड़ोसियों की बातें और ननद की दुखद मौत ने मिलकर विमला के मन में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो बेटे और बेटी के बीच फर्क करती थी। वह खुद भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, मगर उसके मन पर समाज की छाप इतनी गहरी थी कि वह इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। और इस तरह मायके में रहते हुए अपने परिवार के प्यार और देखभाल के बीच भी विमला के मन में एक तूफान चल रहा था। वह डिलीवरी के दिन का इंतजार कर रही थी, एक उम्मीद के साथ, एक चाहत के साथ और एक डर के साथ। वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका विमला इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे उसे दर्द शुरू हुआ। उसकी माँ और भाभी तुरंत सतर्क हो गईं। नेहा भागकर पड़ोस में गई और वहां से फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। घर में हड़कंप मच गया था, मगर सबने हिम्मत रखी और विमला को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में विमला को लेबर रूम में ले जाया गया। उसकी माँ और भाभी बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। नेहा भी चिंतित थी, मगर उसने अपने भाई को फोन करके सारी बात बता दी थी। घंटों की प्रतीक्षा के बाद सुबह के लगभग 6 बजे डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपको एक स्वस्थ बेटी हुई है, माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक हैं। विमला की माँ और भाभी खुशी से झूम उठी। नेहा ने तुरंत अपने भाई को फोन करके यह खुशखबरी सुनाई, मगर जब यह खबर विमला को बताई गई तो उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक माँ के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, फिर से बेटी, भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद जब उसे नवजात शिशु को गोद में दिया गया तो उसने बच्ची की ओर देखा। बच्ची बिल्कुल नन्ही और सुंदर थी। उसकी छोटी छोटी आंखें बंद थीं और वह चैन से सो रही थी। विमला के मन में एक हल्का सा प्यार का भाव जरूर उठा। आखिर वह उसकी अपनी संतान थी, मगर साथ ही उसके मन में एक गहरी उदासी भी थी। वह सोच रही थी कि उसकी सारी उम्मीदें, सारी प्रार्थनाएं बेकार चली गईं। उसे बेटा चाहिए था, मगर मिली फिर से एक बेटी। उसकी माँ ने जब यह देखा कि विमला का चेहरा उतरा हुआ है तो उन्होंने प्यार से कहा, बेटी ये तेरा आशीर्वाद है, देख कितनी प्यारी है, भगवान ने तुझे एक और बेटी दी है, इसका मतलब है कि तेरे घर में लक्ष्मी आई है। मगर विमला के मन को इन बातों से कोई तसल्ली नहीं मिली। वह बस यही सोचती रही कि अब उसके 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी करनी होगी, दोनों का भविष्य संभालना होगा। कमल को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को बताया और सब मिलकर मंदिर गए और भगवान का धन्यवाद किया। कमल के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि बच्ची हुई है। उनके लिए यह एक नई जिंदगी का आगमन था। एक नया सदस्य परिवार में आया था।
कुछ दिनों बाद जब विमला अस्पताल से घर लौटी तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। मायके में सबने बच्ची का स्वागत बड़े प्यार से किया। विमला की माँ ने बच्ची का नाम सुझाया, इसका नाम रमा रख दो, यह नाम बहुत प्यारा लगता है। सबने इस नाम को पसंद किया और बच्ची का नाम रमा रख दिया गया। मगर विमला के मन में अभी भी वह उदासी बनी हुई थी। एक दिन शाम को जब घर में सब व्यस्त थे, विमला रमा को लेकर अपने कमरे में बैठी थी। उसने बच्ची को देखा और मन ही मन सोचने लगी, काश तू बेटा होती, काश मेरी मन्नत पूरी होती। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी माँ कमरे में आई और उन्होंने विमला को रोते हुए देखा। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? कोई तकलीफ है क्या? विमला ने अपनी माँ को अपने मन की बात बताई। उसने कहा, माँ, मैंने इतनी प्रार्थना की, इतने व्रत रखे, मगर फिर भी मुझे बेटी ही हुई। क्यों भगवान ने मेरी नहीं सुनी? उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये बच्ची तेरे लिए वरदान बनकर आई है। तू इसे अपना आशीर्वाद समझ और प्यार से पाल। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। मगर विमला का मन नहीं माना। वह अपनी सोच में इतनी जकड़ी हुई थी कि किसी की बात उस तक नहीं पहुंच रही थी। दिन बीतते गए और विमला रमा की देखभाल तो करती थी, मगर उसमें वह प्यार और लगाव नहीं था जो एक माँ में अपने नवजात शिशु के लिए होना चाहिए। कुछ सप्ताह बाद विमला की सेहत कुछ बेहतर हुई और उसे लगा कि अब वह वापस अपने घर जा सकती है। कमल आए और अपनी पत्नी और नवजात बेटी को लेने मायके पहुंचे। रमा को देखकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और प्यार से उसके माथे को चूमा। कितनी प्यारी है हमारी रमा, कमल ने मुस्कुराते हुए कहा। विमला ने कमल की यह खुशी देखी और उसे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम उसके पति को तो कोई शिकायत नहीं है। घर लौटने के बाद जीवन अपनी सामान्य गति से चलने लगा। मगर तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक रात अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और छत के एक कोने से आग की लपटें उठने लगीं। सब घबरा गए। कमल ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया और पड़ोसियों की मदद से आग को काबू में करने की कोशिश की। सौभाग्य से आग ज्यादा नहीं फैली और जल्दी ही बुझा दी गई। किसी को कोई चोट नहीं आई, मगर घर का एक हिस्सा जल गया था। इस घटना ने सबको हिला दिया था। मगर विमला के मन में एक अजीब सा विचार आया। वह सोचने लगी कि रमा के जन्म के बाद से ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले तो बेटी हुई जिससे वह निराश हुई और अब घर में आग लग गई। उसके मन में यह बात बैठने लगी कि शायद रमा अशुभ है, शायद इस बच्ची के आने से घर में अनिष्ट हो रहा है। एक दिन जब विमला की सास घर आई तो विमला ने उनसे अपने मन की बात कही। उसने कहा, माँ जी, रमा के आने के बाद से घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले यह आग की घटना हुई, अब पता नहीं क्या होगा। यह सुनकर उसकी सास बहुत नाराज हुई। उन्होंने विमला को समझाते हुए कहा, ये तू क्या बोल रही है? एक नन्ही जान को तू अशुभ बता रही है? आग लगना तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, इसमें बच्ची का क्या दोष? तू ऐसी बातें दोबारा कभी मत कहना। विमला अपनी सास की डांट सुनकर चुप हो गई, मगर उसके मन से यह बात पूरी तरह नहीं निकली। वह अभी भी सोचती रहती थी कि शायद रमा का जन्म अशुभ रहा। उसने इस बात को अपने मन में दबा लिया, मगर उसका रवैया रमा के प्रति उतना प्यार भरा नहीं था जितना एक माँ का होना चाहिए। कुछ महीने और बीते। रमा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह एक हंसमुख और स्वस्थ बच्ची थी। कमल उससे बहुत प्यार करते थे और अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताते थे। मगर इसी बीच एक और बड़ा संकट परिवार पर आ पड़ा। कमल का अपना छोटा सा व्यवसाय था। वह मेहनत से काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहे थे। मगर एक दिन उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिला। उस पार्टनर ने सारा पैसा लेकर भाग जाने की कोशिश की और कमल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे उभरने की कोशिश में ही थे कि एक और दुखद खबर आई। कमल के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। यह दोहरा झटका कमल और पूरे परिवार के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कमल टूट गए। उनके पिता ही उनके मार्गदर्शक थे, उनका सहारा थे, और अब वह नहीं रहे। साथ ही बिजनेस में हुए नुकसान ने उन्हें आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। उनके ऊपर कर्ज का बोझ आ गया था। एक रात कमल और विमला बैठकर अपनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। कमल ने कहा, विमला, हालात बहुत खराब हो गए हैं। कर्ज चुकाने के लिए हमें घर और सब कुछ बेचना पड़ सकता है। गांव में जो जमीन है शायद वह भी बेचनी पड़े। विमला चिंतित हो गई। उसने कहा, मगर हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? कमल ने हिम्मत से काम लिया।
उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने घर की कुछ चीजें बेच दी, कुछ पैसे इधर उधर से जुटाए और धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। मगर गांव की जमीन बेचने की नौबत आने ही वाली थी कि अचानक किस्मत ने करवट बदली। कमल को एक पुराने दोस्त से मदद मिली। उस दोस्त ने कर्ज चुकाने में मदद की और कमल को एक नया व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। कमल अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से खड़े हो गए और गांव की जमीन बचा लेने में कामयाब रहे। इस पूरे संकट के दौरान विमला ने देखा कि जब से रमा का जन्म हुआ है, पहले तो समस्याएं आईं, मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लगा। उसके मन में एक नया विचार आया, शायद रमा अशुभ नहीं बल्कि भाग्यशाली है। शायद इस बच्ची के आने से ही किस्मत ने साथ दिया और गांव की जमीन बच गई। विमला के मन में अब मिश्रित भावनाएं थीं। एक तरफ वह अभी भी बेटे की चाहत रखती थी, मगर दूसरी तरफ उसे लगने लगा था कि रमा शायद उनके लिए भाग्य लेकर आई है। उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो उसकी माँ ने कहा, देख, मैंने तुझसे कहा था कि यह बच्ची लक्ष्मी बनकर आई है, अब तू समझी। विमला ने हामी भरी, मगर उसके मन की गहराइयों में अभी भी वह पुरानी सोच बनी हुई थी। वह रमा को भाग्यशाली तो मानने लगी थी, मगर अभी भी उसके मन में बेटे की चाहत कहीं न कहीं जिंदा थी। और इस तरह विमला के मन में रमा के प्रति दो तरह की भावनाएं उभरने लगीं। एक तरफ भाग्यशाली मानना और दूसरी तरफ फिर भी बेटे की चाहत रखना। कर्ज चुकाने में कमल को लगभग 1.5 साल लग गए। यह समय बहुत कठिन था, मगर कमल ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे सारा कर्ज चुका दिया। मगर अब उनके सामने एक नई समस्या थी। अपने शहर में अब उनके लिए काम करने के अवसर बहुत सीमित हो गए थे। जिन लोगों से उनका व्यवसाय था, उन पर से अब भरोसा उठ चुका था और छोटे शहर में नए सिरे से व्यवसाय शुरू करना भी आसान नहीं था। एक दिन कमल के एक पुराने दोस्त अमर का फोन आया। अमर दिल्ली में रहते थे और वहां उनका अपना छोटा सा व्यवसाय था। उन्होंने कमल से कहा, कमल, मैंने तुम्हारे हालात के बारे में सुना, तुम दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? यहाँ बहुत मौके हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमल ने अमर की बात पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने विमला से भी इस बारे में बात की। विमला पहले तो थोड़ी हिचकिचाई। उसने कहा, दिल्ली, इतनी बड़ी जगह, हम वहां कैसे रहेंगे? हमें कोई जानता भी नहीं। मगर कमल ने उसे समझाया, विमला, यहाँ रहकर हम अपना भविष्य नहीं बना सकते। दिल्ली में मौके हैं, अमर वहां है, वह हमारी मदद करेगा। हमें बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। विमला ने कमल की बात मान ली। आखिर पति का फैसला ही घर का फैसला होता था और फिर वह भी जानती थी कि अब इस शहर में रहकर कोई फायदा नहीं था। कमल की माँ भी इस फैसले से सहमत थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जाओ और अपना भविष्य बनाओ, हम यहाँ ठीक रहेंगे, तुम जब तब आते रहना। और इस तरह कमल ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना सामान बांधा और पूरे परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रमा उस समय लगभग 2 साल की हो चुकी थी। वह एक नटखट और चंचल बच्ची थी जो हर चीज में उत्सुकता दिखाती थी। दिल्ली पहुंचकर कमल ने देखा कि यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था। भीड़ भाड़, शोर शराबा और हर तरफ भाग दौड़। अमर ने उनके लिए एक कच्ची कॉलोनी में एक छोटा सा किराए का मकान ढूंढ दिया था। मकान बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक छोटी सी रसोई, मगर कमल के लिए यह नई शुरुआत का प्रतीक था। अमर और उनकी पत्नी मीना बहुत अच्छे लोग थे। मीना ने विमला का स्वागत बहुत प्यार से किया और उसे दिल्ली में रहने के तौर तरीके समझाए। उसने कहा, विमला जी, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है, मगर आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना। विमला को मीना की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि शायद दिल्ली में उसे एक अच्छी सहेली मिल गई है। धीरे धीरे वह नई जगह और नए माहौल में ढलने लगी। रमा भी कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलने लगी। वह एक खुशमिजाज बच्ची थी और सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी। कमल ने अमर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। शुरुआत में कमाई बहुत कम थी, मगर कमल ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन मेहनत करते रहे। विमला भी घर का खर्च बहुत समझदारी से चलाती थी। वह जानती थी कि अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि फिजूल खर्ची की जाए। ऐसे ही 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में कमल की मेहनत रंग लाई। उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी और काम भी स्थिर था। कमल बहुत खुश हुए। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका दिल्ली आने का फैसला सही था। नौकरी मिलने के कुछ महीने बाद कमल ने दिल्ली में ही एक छोटा सा प्लॉट खरीदने का फैसला किया।
उन्होंने सोचा कि किराए का मकान छोड़कर अपना घर बनाना चाहिए। इससे भविष्य में परिवार को सुरक्षा मिलेगी। अमर ने भी उनकी इस बात में साथ दिया और प्लॉट ढूंढने में मदद की। इसी बीच विमला को फिर से एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर उसके मन में फिर से वही पुरानी चाहत जाग उठी, इस बार बेटा होना चाहिए। पिछली बार की निराशा उसे अभी भी याद थी। उसने मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान, इस बार मुझे बेटा दे दो। मैंने तेरी बहुत सेवा की है, अब तो मेरी सुन ले। कमल को जब यह बात पता चली तो वह खुश हुए, मगर उन्होंने विमला से कहा, विमला, तुम फिर से वही बातें मत सोचना। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर हैं। हमें जो मिलेगा उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। मगर विमला का मन फिर से बेटे की चाहत में डूब चुका था। वह दिन रात यही सोचती रहती थी। महीने बीतते गए और विमला की डिलीवरी का समय नजदीक आता गया। इस बार मीना ने उसका बहुत ख्याल रखा। वह रोज आकर उससे मिलती, उसका हाल चाल पूछती और उसे हिम्मत देती। विमला को मीना की यह परवाह बहुत अच्छी लगती थी। आखिरकार वह दिन आ गया। विमला को अस्पताल ले जाया गया। कमल, अमर और मीना सब साथ थे। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपको एक स्वस्थ बेटा हुआ है। यह सुनते ही विमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। आखिरकार मेरी मन्नत पूरी हुई, मुझे बेटा मिला। कमल भी खुश थे, मगर उनकी खुशी एक नए सदस्य के आने की थी, न कि बेटा होने की। जब विमला को नवजात शिशु को गोद में दिया गया तो उसने बच्चे को बहुत प्यार से देखा। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, मेरा बेटा, मेरा राजा। इस बार उसके मन में वह सारी खुशी थी जो रमा के जन्म के समय नहीं थी। बच्चे का नाम मोहन रखा गया। घर लौटने के बाद विमला का पूरा ध्यान मोहन पर केंद्रित हो गया। वह उसे लेकर बहुत उत्साहित रहती थी। उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती, उसे गोद में लिए रहती और उससे बातें करती रहती। मगर इसी बीच रमा की ओर से उसका ध्यान कम होता गया। रमा अब 4 साल की हो चुकी थी। वह एक समझदार और प्यारी बच्ची थी। उसे अपने छोटे भाई से कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वह उसे बहुत प्यार करती थी। वह मोहन के पास बैठती, उसके साथ खेलती और उसे बहलाती। मगर विमला का रवैया दोनों बच्चों के प्रति अलग अलग था। वह मोहन के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाती, उसके लिए खिलौने लाती और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। मगर रमा के मामले में वह उतनी उत्साहित नहीं दिखती थी। रमा को पुराने कपड़े मिलते, खिलौने कम मिलते और माँ का प्यार भी कम मिलता। रमा को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि माँ भाई को उससे ज़्यादा प्यार करती हैं। मगर वह एक छोटी बच्ची थी। उसे यह समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह बस इतना जानती थी कि जब भी वह माँ के पास जाती तो माँ कहती, रमा, मैं मोहन को संभाल रही हूँ, तू जाकर खेल। मगर जब मोहन माँ के पास होता तो वह उसे गोद में लिए बैठी रहती। कमल ने यह सब देखा। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन उन्होंने विमला से कहा, विमला, तुम रमा पर भी ध्यान दो, वह भी तुम्हारी बेटी है। मोहन के चक्कर में तुम उसे भूल रही हो। मगर विमला ने हल्के में टाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों का ध्यान रखती हूँ। मगर कमल जानते थे कि ऐसा नहीं था। वह खुद रमा का ख्याल रखने लगे। जब भी समय मिलता वह रमा के साथ खेलते, उसे बाहर घुमाने ले जाते और उसे प्यार करते। रमा अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी, क्योंकि उसे पिता का प्यार भरपूर मिलता था। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद विमला को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई। इस बार भी विमला बहुत खुश हुई। बच्चे का नाम रोहन रखा गया। अब घर में 3 बच्चे थे, रमा, मोहन और रोहन। मगर विमला का प्यार अब दोनों बेटों पर केंद्रित हो गया था। रमा को साफ दिखाई देने लगा था कि माँ उसे उतना प्यार नहीं करती जितना भाइयों को करती हैं। दोनों भाइयों के लिए नए कपड़े आते, अच्छा खाना बनता और माँ का पूरा ध्यान उन पर रहता। मगर रमा के लिए वही पुराने कपड़े, वही सामान्य व्यवहार। मीना ने एक बार यह बात देखी। उसने विमला से कहा, विमला जी, आप रमा पर भी वैसा ही प्यार दिखाइए जैसा बेटों पर दिखाती हैं। बच्ची है, उसे भी माँ के प्यार की जरूरत है। मगर विमला ने हंसकर टाल दिया, मीना, तुम नहीं समझोगी, बेटे और बेटी में फर्क तो होता ही है। मीना को यह बात अच्छी नहीं लगी, मगर वह विमला के घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। उसने बस इतना कहा, फिर भी बच्ची का ख्याल रखना, और चली गई। रमा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह अब समझने लगी थी कि घर में उसकी स्थिति भाइयों से अलग है।
माँ का प्यार उसे कम मिलता है, मगर वह एक सहनशील और समझदार बच्ची थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बस अपने पिता के पास जाकर अपना दुख बांट देती थी। कमल को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वह जानते थे कि विमला की यह सोच गलत है, मगर वह यह भी जानते थे कि विमला की सोच को बदलना आसान नहीं था। वह समाज की उस परंपरागत सोच की शिकार थी जो बेटे और बेटी में फर्क करती है। और इस तरह दिल्ली में नई शुरुआत के साथ साथ घर में एक नई समस्या भी जन्म ले चुकी थी, माँ और बेटी के बीच प्यार की कमी, जो आगे चलकर और भी गहरी होने वाली थी। समय तेजी से बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। रोहन अब 6 साल का हो चुका था और स्कूल जाने की उम्र में था। कमल और विमला ने उसके दाखिले की तैयारियां शुरू कर दी। विमला ने शहर के कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूलों के बारे में पता लगाया। उसने अमर और मीना से भी सलाह ली कि कौन सा स्कूल बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। मीना ने एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल के बारे में बताया जहां उनका अपना बेटा पढ़ता था। विमला जी, वो स्कूल बहुत अच्छा है, अंग्रेजी माध्यम है, अच्छे टीचर हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। थोड़ी फीस ज्यादा है, मगर भविष्य के लिए अच्छा है। विमला को यह सुझाव पसंद आया। उसने कमल से बात की और रोहन का दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया। रोहन को नया स्कूल यूनिफॉर्म, नए जूते, नया बैग और सारी नई किताबें मिली। विमला ने बड़े शौक से यह सब खरीदा। उसने रोहन को तैयार किया और स्कूल के पहले दिन खुद उसे छोड़ने गई। रोहन को स्कूल बहुत पसंद आया और वह हर दिन खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। इसी बीच रमा की उम्र भी स्कूल जाने की हो चुकी थी। वह उस समय 8 साल की थी और बहुत होशियार बच्ची थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह अपने पिता से कहानियों की किताबें मांगती और घंटों बैठकर पढ़ती रहती। कमल को अपनी बेटी की यह रुचि बहुत पसंद थी। उन्होंने सोचा कि अब रमा के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। एक दिन शाम को कमल ने विमला से कहा, विमला, रमा के लिए भी स्कूल देखना चाहिए। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मगर विमला ने तुरंत जवाब दिया, रोहन वाले स्कूल में तो नहीं भेज सकते, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। रमा को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ फीस भी कम है और पढ़ाई भी हो जाएगी। कमल को यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई? रोहन प्राइवेट स्कूल जाएगा और रमा सरकारी स्कूल, दोनों बच्चे बराबर हैं, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। मगर विमला अपनी बात पर अड़ी रही। उसने अपना तर्क दिया, रमा तो लड़की है, उसकी शादी करनी है, शादी में बहुत खर्चा होगा, दहेज देना होगा। अगर हम उसकी पढ़ाई पर इतना खर्च करेंगे तो शादी के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? कमल को यह तर्क बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, विमला, ये सोच सही नहीं है। बेटी की शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी बेटे की। अगर वह पढ़ लिख गई तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मगर विमला ने कमल की एक न सुनी। वह बोली, मैं नहीं मानती, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत? उसे तो घर संभालना सीखना चाहिए, खाना बनाना, घर का काम करना, यही उसके काम आएगा। कमल और विमला में इस विषय पर काफी बहस हुई। कमल अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, मगर विमला अपनी परंपरागत सोच से बाहर नहीं निकल रही थी। आखिरकार घर की शांति के लिए कमल को झुकना पड़ा, मगर उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, अभी रमा को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, मगर अगर वह पढ़ाई में अच्छी रही तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। विमला ने अनमने मन से हामी भर दी। रमा का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बिल्डिंग पुरानी थी, क्लासरूम भीड़ से भरे रहते थे और सुविधाएं बहुत कम थीं। मगर फिर भी रमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ती। रमा को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके भाई और उसके बीच फर्क किया जा रहा है। रोहन का स्कूल बड़ा और सुंदर था। उसे अच्छी किताबें और यूनिफॉर्म मिली थी, मगर उसे पुराने कपड़े और पुरानी किताबें मिली थीं। जब वह माँ से नए कपड़े मांगती तो विमला कहती, तेरे पास जो है उसी में काम चला, नए कपड़े बाद में देखेंगे। मगर इसी बीच रोहन और मोहन के लिए नए नए कपड़े आते रहते थे। त्योहारों पर दोनों भाइयों के लिए नए कपड़े बनवाए जाते, मगर रमा को अक्सर कह दिया जाता कि पुराने ही पहन लो। ये सब देखकर रमा को बहुत दुख होता, मगर वह कुछ कहती नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने शिकायत की तो माँ नाराज हो जाएंगी। घर के कामों में भी रमा से ही मदद ली जाती थी। विमला उससे कहती, रमा, जाकर बर्तन धो दे, रमा, कपड़े सुखा दे, रमा, झाड़ू लगा दे। मगर रोहन और मोहन से कभी कोई काम नहीं करवाया जाता था।
अगर कमल कभी कहते भी कि बेटों से भी काम करवाओ तो विमला कहती, वे लड़के हैं, उनसे ये सब नहीं करवाना चाहिए, पढ़ाई करें, खेलें। रमा लड़की है, उसे तो यह सब सीखना ही है। रमा को यह सब बहुत बुरा लगता। वह सोचती कि क्या लड़की होने की यही सजा है? क्या माँ सिर्फ भाइयों को ही प्यार करती हैं? एक दिन जब वह बहुत उदास बैठी थी तो उसके पिता ने उससे पूछा, रमा क्या हुआ, तू उदास क्यों है? रमा ने रोते हुए अपने पिता से कहा, पापा, माँ मुझे भैया लोगों जितना प्यार नहीं करती। वे हमेशा भैया लोगों को ही नई चीजें देती हैं, मुझसे हमेशा घर का काम करवाती हैं। कमल को बेटी की यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने रमा को गले लगाया और कहा, बेटा ऐसा नहीं है, तेरी माँ तुझे भी प्यार करती हैं, बस कभी कभी उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। मगर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मेहनत कर। रमा को अपने पिता की बातों से थोड़ा सुकून मिला। उसने फैसला किया कि वह खूब मेहनत करेगी और अपनी पढ़ाई में अच्छा करेगी। और वाकई रमा ने बहुत मेहनत की। वह हर दिन स्कूल जाती, टीचरों की बातें ध्यान से सुनती और घर आकर पढ़ाई करती। उसकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि वह अपनी क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने लगी। टीचर उसकी तारीफ करते और उसे इनाम देते। जब रमा घर आकर अपने पिता को अपनी तारीफ के बारे में बताती तो कमल बहुत खुश होते। वे उसे शाबाशी देते और कहते, बेटा तू बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे ही मेहनत करती रहे। मगर विमला की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती। वह कहती, हाँ ठीक है, अब जाकर खाना बना दे। रमा को माँ की यह उदासीनता बहुत चुभती थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। रमा पूरी क्लास में प्रथम आई थी। उसे एक सुंदर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिला। वह बहुत खुश थी और घर आकर सबको दिखाना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो सबसे पहले अपने पिता के पास गई और बोली, पापा देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। कमल ने बेटी को गले लगाया और कहा, वाह मेरी बेटी बहुत होशियार है, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर रमा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ देखो मुझे ट्रॉफी मिली है। विमला ने एक नज़र ट्रॉफी पर डाली और कहा, अच्छा ठीक है, अब इसे अलमारी में रख दे और आकर मेरे साथ रसोई में काम कर। रमा का दिल टूट गया। उसने इतनी मेहनत की थी, इतना अच्छा किया था, मगर माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमल ने यह सब देख लिया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विमला से कहा, विमला तुम यह क्या कर रही हो? रमा ने इतना अच्छा किया है, तुम उसे शाबाशी भी नहीं दे रही हो, ये बहुत गलत है। विमला ने जवाब दिया, मैंने कहा ना ठीक है, और क्या कहूँ, पढ़ाई ही तो की है उसने, कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ही किया है। कमल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, विमला बच्चों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। रमा भी तुम्हारी बेटी है, उसे भी तुम्हारे प्यार और प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तुम बेटों पर तो इतना ध्यान देती हो मगर बेटी को हमेशा नज़रअंदाज करती हो, यह सही नहीं है। विमला को कमल की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करूं? मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, बेटे और बेटी में फ़र्क तो होता ही है। यह कहकर वह रसोई में चली गई। कमल और विमला के बीच इस विषय पर बहुत बहस हुई। कमल चाहते थे कि विमला अपनी सोच बदले, मगर विमला अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार कमल को लगा कि अगर और बहस की तो घर का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर रमा ने यह सब देख लिया था। उसने देखा था कि माँ और पापा के बीच उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि शायद वह माँ को खुश नहीं रख पाती, शायद उसमें कोई कमी है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह कोशिश करेगी कि माँ और पापा के बीच उसकी वजह से कोई झगड़ा ना हो। इसके बाद जब भी रमा को लगता कि माँ नाराज हो रही हैं या पापा उसके लिए माँ से बहस कर रहे हैं तो वह खुद ही चुप हो जाती। वह कहती कि अपनी तकलीफ किसी से नहीं कहती। वह चुपचाप अपना काम करती, पढ़ाई करती और घर का काम भी करती। धीरे धीरे रमा एक चुप और अंतर्मुखी लड़की बन गई। वह कम बोलती, कम हंसती और ज्यादातर समय अपने आप में खोई रहती। उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्यों माँ उसे उतना प्यार नहीं करती जितना भाइयों को करती हैं? क्या लड़की होना कोई गुनाह है? कमल ने अपनी बेटी में यह बदलाव देखा। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि रमा को माँ के प्यार की कमी खल रही है, मगर वे यह भी जानते थे कि विमला की सोच को बदलना आसान नहीं था। वह सालों से समाज की उस परंपरागत सोच में जी रही थी जो बेटे और बेटी में फर्क करती है। कमल ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को 2 गुना प्यार देंगे।
वह उसका ख्याल रखेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसे यह एहसास दिलाएंगे कि वह उनके लिए कितनी खास है। मगर साथ ही उनके मन में यह चिंता भी थी कि आगे चलकर यह भेदभाव रमा को कैसे प्रभावित करेगा। क्या वह इस उपेक्षा को सह पाएगी? क्या यह उसके मन पर गहरा घाव छोड़ जाएगा? और इस तरह रमा का बचपन एक ऐसे माहौल में बीत रहा था जहां उसे लगातार यह एहसास कराया जा रहा था कि वह अपने भाइयों से कम महत्वपूर्ण है। घर में वह उपेक्षित थी, केवल अपने पिता का प्यार ही उसका सहारा था। समय बीतता गया और रमा अब 8 साल की हो चुकी थी। वह एक शांत, समझदार और पढ़ाई में होशियार लड़की थी। स्कूल में उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहती थीं और हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ करती थीं। रमा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वह अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगाती थी। एक दिन स्कूल में छुट्टी के बाद रमा अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। उसी कॉलोनी में एक लड़का रहता था जिसका नाम गगन था। वह लगभग 15 साल का था और बहुत शरारती और बदमाश किस्म का लड़का था। वह अक्सर छोटे बच्चों को परेशान करता रहता था। उस दिन भी वह गली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। जब रमा और उसकी सहेलियां वहां से गुजर रही थीं, तो गगन ने उन्हें रोका और कुछ अशिष्ट बातें कहीं। रमा और उसकी सहेलियां डर गईं और जल्दी से वहां से भाग गईं। मगर गगन को यह मजाक लगा और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रमा के बारे में गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कॉलोनी में यह झूठ फैला दिया कि रमा उससे दोस्ती करना चाहती है और उसके पीछे घूमती है। यह अफवाह आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई। लोग बिना सोचे समझे, बिना सच जाने इस बात पर विश्वास करने लगे। कुछ दिनों में ही रमा की बदनामी पूरी कॉलोनी में हो गई। लोग उस पर उंगली उठाने लगे और उसके चरित्र के बारे में गलत बातें करने लगे। एक दिन रोहन स्कूल से घर लौट रहा था तो कुछ बड़े लड़कों ने उसे रोका और उसकी बहन के बारे में गलत बातें कहीं। रोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह छोटा था और उन बड़े लड़कों के सामने कुछ नहीं कर सकता था। वह रोता हुआ घर आया और सीधे विमला के पास गया। माँ, लोग दीदी के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दीदी गगन के साथ। रोहन पूरी बात नहीं कह पाया और फूट फूट कर रोने लगा। विमला को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमा को बुलाया। रमा, यहाँ आ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तेरे बारे में पूरी कॉलोनी में अफवाहें फैल रही हैं। रमा डर गई। उसे समझ नहीं आया कि माँ क्या कह रही हैं। उसने कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता किस बात की बात हो रही है। मगर विमला को गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने रमा को थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोली, चुप, तूने हमारे घर की नाक कटवा दी। अब तू बाहर नहीं जाएगी, स्कूल भी नहीं जाएगी। रमा रोने लगी और कहती रही, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। मगर विमला ने उसकी एक न सुनी। शाम को जब कमल ऑफिस से लौटे तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। विमला ने उन्हें सारी बात बताई। कमल ने पहले रमा को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा, मुझे सच बता, क्या हुआ था? रमा ने रोते रोते पूरी बात बताई कि कैसे गगन और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया और फिर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी। कमल को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। यह सब उस लड़के की शरारत है। फिर वे विमला के पास गए और बोले, विमला, रमा ने कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है। हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। मगर विमला कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, भरोसा? लोग क्या कहेंगे? पूरी कॉलोनी में बदनामी हो रही है। अब मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? नहीं, रमा अब स्कूल नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी। कमल ने समझाने की बहुत कोशिश की। विमला, यह गलत है। अगर रमा ने कुछ नहीं किया तो उसकी पढ़ाई क्यों बंद करें? हमें उस गगन के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। मगर विमला ने कहा, पुलिस? तुम्हें और शर्मिंदगी चाहिए क्या? नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। रमा घर में रहेगी बस। कमल को बहुत दुख हुआ। वे जानते थे कि अगर वे पुलिस में शिकायत करते हैं तो विमला उनसे नाराज हो जाएगी और घर का माहौल और खराब हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ दिन बाद जब बात शांत हो जाएगी तो विमला अपना फैसला बदल देगी। मगर दिन बीतते गए और विमला अपने फैसले पर अडिग रही। रमा घर में ही रहने लगी। उसे स्कूल नहीं जाने दिया गया। रमा बहुत दुखी थी। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी और अब वह स्कूल भी नहीं जा सकती थी। वह रोज अपने पिता से कहती, पापा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। कमल का दिल टूट जाता, मगर वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन अमर और मीना घर आए। उन्होंने पूरी बात सुनी। मीना ने विमला से कहा,
विमला जी, यह सही नहीं है। अगर रमा ने कुछ नहीं किया तो उसकी पढ़ाई क्यों बंद करें? लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना चाहिए। मगर विमला ने मीना की भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, तुम नहीं समझोगी मीना, समाज क्या कहता है यह बहुत मायने रखता है। मैं अपनी बेटी की और बदनामी नहीं होने दूंगी। मीना ने अमर की ओर देखा। अमर ने कमल से कहा, कमल, मैं समझता हूं कि यह मुश्किल समय है, मगर रमा की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों ना तुम उसे पत्राचार से पढ़ाओ। वह घर पर ही पढ़ाई कर सकती है और परीक्षाएं दे सकती है। यह सुनकर कमल को एक उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने विमला से कहा, देखो विमला, अगर तुम रमा को स्कूल नहीं भेजना चाहती तो ठीक है, मगर उसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैं उसे घर पर ही पढ़ाऊंगा और पत्राचार से परीक्षा दिलवाऊंगा। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? विमला ने थोड़ा सोचा। उसे लगा कि अगर रमा घर पर ही रहकर पढ़ाई करेगी तो कम से कम बाहर तो नहीं जाएगी और बदनामी नहीं होगी। उसने कहा, ठीक है, मगर वह घर से बाहर नहीं जाएगी और जब तक यह सब शांत नहीं हो जाता वह किसी से नहीं मिलेगी। कमल ने राहत की सांस ली। कम से कम उनकी बेटी की पढ़ाई तो जारी रहेगी। उन्होंने रमा के लिए पत्राचार से पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। अब रमा घर पर ही रहती और पढ़ाई करती। कमल रोज शाम को उसे पढ़ाते और उसकी मदद करते। मगर रमा के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह दिन भर घर में बंद रहती। उसकी सहेलियां स्कूल जाती, खेलती, मगर वह घर में ही रहती। उसे बाहर की दुनिया से काट दिया गया था। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या उसने सच में कुछ गलत किया है, क्या उसकी कोई गलती है। कमल को अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत दुख होता। वे जानते थे कि रमा बेकसूर है, मगर समाज के डर से उन्हें अपनी बेटी को घर में बंद रखना पड़ रहा है। वे विमला से नाराज थे, मगर घर की शांति के लिए चुप रहना ही बेहतर समझते थे। महीने बीतते गए। धीरे धीरे कॉलोनी में बातें शांत होने लगी। लोग भूलने लगे और नए विषयों पर बातें करने लगे। मगर विमला का रवैया नहीं बदला। उसने फैसला कर लिया था कि रमा को अब कॉलेज भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। वह कहती, अब बस, जितनी पढ़ाई हो गई बहुत है, अब उसकी शादी के बारे में सोचना होगा। कमल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, विमला, रमा अभी बहुत छोटी है, अभी तो उसे पढ़ने दो, कॉलेज जाने दो। मगर विमला ने साफ मना कर दिया, नहीं, अब और नहीं। एक बार बदनामी हो चुकी है, अब और मुसीबत नहीं लेनी। वह घर पर ही रहेगी और घर का काम सीखेगी। जब सही उम्र होगी उसकी शादी कर देंगे। कमल ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर विमला अपनी बात पर अड़ी रही। वह इस बात से डरी हुई थी कि कहीं फिर से कोई अफवाह न फैल जाए। वह समाज के डर में जी रही थी और अपनी बेटी के भविष्य को दांव पर लगा रही थी। रमा ने यह सब सुन लिया। उसे समझ आ गया कि अब उसे कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा। उसके सपने टूट गए। वह आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, मगर अब यह सब असंभव लग रहा था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या मैं कभी कॉलेज जा पाऊंगी? कमल ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं कोशिश करूंगा, मगर अभी थोड़ा समय लग सकता है। मगर दिल ही दिल में कमल जानते थे कि विमला अब अपना फैसला नहीं बदलेगी। उन्हें यह भी डर था कि अगर वे ज्यादा जोर देंगे तो विमला और नाराज हो जाएगी और घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रमा अब 14 साल की हो चुकी थी। वह घर में ही रहती, घर का काम करती और अपने भाइयों की देखभाल करती। उसकी पढ़ाई पत्राचार से जारी थी, मगर कॉलेज जाने का सपना अब टूट चुका था। वह जानती थी कि माँ उसे अब आगे नहीं पढ़ने देंगी। विमला अब रमा की शादी के बारे में सोचने लगी थी। वह सोचती कि जल्दी से रमा की शादी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। वह मीना और अन्य रिश्तेदारों से रमा के लिए रिश्ते पूछने लगी। उसे लगता था कि बेटी की जिम्मेदारी जल्द से जल्द निभा देनी चाहिए। कमल को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वे अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहते थे, उसे कुछ बनते देखना चाहते थे, मगर विमला की जिद के आगे उनकी कोई नहीं चल रही थी। वे लाचार थे। रमा ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वह घर में चुपचाप रहती, काम करती और अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती। उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या सच में उसकी कोई गलती थी? क्या उसे इस सजा की हकदार थी? और इस तरह एक झूठी अफवाह ने रमा की पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी पढ़ाई रुक गई, उसके सपने टूट गए और उसका भविष्य अनिश्चित हो गया।
समाज के डर ने एक माँ को अपनी बेटी के खिलाफ खड़ा कर दिया और एक बेकसूर लड़की को उसके सपनों से दूर कर दिया। समय बीतता गया और रमा अब 18 साल की हो चुकी थी। वह एक सुंदर, समझदार और घरेलू कामों में निपुण युवती बन चुकी थी। घर का सारा काम वही संभालती थी। खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना और भाइयों की देखभाल करना। विमला ने उसे घर की एक कामवाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। रमा चुपचाप सब काम करती रहती और कभी शिकायत नहीं करती थी। रोहन और मोहन अब बड़े हो गए थे और अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे थे। विमला उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वह उनके लिए हर संभव प्रयास करती, अच्छी किताबें, कोचिंग क्लासेस और हर सुविधा। मगर रमा के लिए उसके मन में केवल एक ही चिंता थी, उसकी शादी कब होगी। एक दिन मीना घर आई। उसने विमला से कहा, विमला जी, मेरे एक दूर के रिश्तेदार का लड़का है। उसका नाम गगन है। वह एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है। उसकी माँ रमा के लिए रिश्ता देख रही हैं। क्या आप इस बारे में सोचेंगी? विमला की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत पूछा, लड़के की उम्र क्या है? वह क्या करता है? परिवार कैसा है? मीना ने बताया, लड़का 30 साल का है, अच्छी तनख्वाह है, परिवार भी अच्छा है, बस माँ और बेटा हैं। लड़के के पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी और सबसे अच्छी बात यह है कि वे दहेज नहीं मांग रहे। यह सुनकर विमला बहुत खुश हुई। उसे लगा कि यह रमा के लिए एक अच्छा रिश्ता है। अच्छी नौकरी है, दहेज नहीं मांग रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने तुरंत कमल को बताया, सुनो जी, मीना ने रमा के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़का मैनेजर है और दहेज भी नहीं मांग रहे। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को देखना चाहिए। कमल ने कहा, पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, फिर फैसला करेंगे। मगर विमला बहुत उत्साहित थी। उसने कहा, मीना ने बताया है ना, मीना झूठ नहीं बोलेगी, और वैसे भी अगर अच्छा रिश्ता है तो जल्दी ही पक्का कर देना चाहिए। कमल को यह जल्दबाजी अच्छी नहीं लग रही थी, मगर विमला ने इतना जोर दिया कि अंत में उन्हें मानना पड़ा। मीना के जरिए लड़के के परिवार से मुलाकात तय की गई। एक रविवार को लड़के की माँ गायत्री और गगन उनके घर आए। गगन देखने में सभ्य और समझदार लग रहा था। उसने कमल और विमला से बहुत विनम्रता से बात की। गायत्री एक सीधी सादी महिला लगी। उन्होंने रमा को देखा और बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा, बहू बहुत सुंदर और संस्कारी लग रही है, हमें तो बहुत पसंद आई। रमा को भी बुलाया गया। उसने सबको चाय परोसी। गगन ने रमा को देखा, मगर उसने कुछ खास बात नहीं की। सब कुछ बहुत औपचारिक रहा। मुलाकात खत्म होने के बाद गायत्री ने कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है, आप लोग सोच लें और हमें बता दें। विमला तो पहले से ही इस रिश्ते के लिए तैयार थी। उसने कमल से कहा, देखो, लड़का अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है और दहेज भी नहीं मांग रहे। इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? हमें हाँ कर देनी चाहिए। मगर कमल के मन में कुछ शंकाएं थीं। उन्होंने कहा, विमला, हमने लड़के के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं ली। उसके ऑफिस के बारे में, उसकी आदतों के बारे में कुछ भी पता नहीं। पहले सब पता करते हैं। मगर विमला ने कहा, मीना ने बताया है ना, उस पर भरोसा नहीं है क्या? और वैसे भी अगर रिश्ता देर से पक्का किया तो शायद वे मना कर दें। कमल सोच में पड़ गए। एक तरफ उन्हें लग रहा था कि विमला जल्दबाजी कर रही है, मगर दूसरी तरफ वे यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने मना किया तो विमला बहुत नाराज होगी। और फिर रमा भी तो अब बड़ी हो चुकी है, शादी तो करनी ही होगी। यह सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, मगर मैं एक बार गगन के ऑफिस के बारे में पता लगाऊंगा। मगर विमला ने इतना जोर दिया कि कमल ठीक से जांच पड़ताल भी नहीं कर पाए। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने सगाई की तारीख तय कर दी। सगाई की रस्म बहुत सादगी से घर पर ही हुई। रमा को एक सुंदर साड़ी पहनाई गई और उसे गहने भी पहनाए गए। गगन ने भी रमा को एक अंगूठी पहनाई। पूरे समारोह के दौरान रमा बहुत चुप रही। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। वह बस यह सोचती रही कि उसकी जिंदगी अब कैसी होगी। उसने गगन को ठीक से देखा भी नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश है या उदास। सगाई के बाद विमला ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने तय किया कि 2 महीने बाद शादी कर देनी चाहिए। कमल ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा समय लेते हैं। मगर विमला ने कहा, नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, देर करने से क्या फ़ायदा। कमल को यह सब बहुत गलत लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि विमला रमा को किसी तरह से जल्दी घर से निकालना चाहती है, मगर वे कुछ नहीं कर सकते थे।
उन्होंने मीना से पूछा, मीना, तुम गगन को जानती हो? उसके बारे में कुछ बताओ। मीना ने कहा, वह मेरे दूर का रिश्तेदार है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मगर सुना है कि अच्छा लड़का है। कमल के मन को चैन नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि वे खुद गगन के ऑफिस जाकर उसके बारे में पता करेंगे, मगर विमला ने इतनी जल्दबाजी कर दी कि उन्हें समय ही नहीं मिला। 2 महीने बीत गए और शादी का दिन आ गया। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। रमा को सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनाई गई। उसके गले में सोने का हार, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां पहनाई गई। वह बहुत सुंदर लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। वह बस चुपचाप बैठी थी, अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। शादी की रस्में हुई। रमा और गगन ने फेरे लिए। सब कुछ बहुत सुंदर और भव्य था, मगर कमल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, मगर वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या डे की रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आ गया। रमा को ससुराल जाना था। विमला ने रमा को गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू अपने घर जा रही है, वहाँ सबका ख्याल रखना और अच्छे से रहना। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आप मुझे याद करना। फिर रमा अपने पिता के पास गई। कमल रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रमा को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे ठीक से पढ़ा नहीं पाया। मैं तेरे लिए एक अच्छे लड़के के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं ले पाया। मैं एक नाकाम पिता हूँ। रमा ने अपने पिता को चुप कराने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, आप ऐसा मत कहिए। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आप मेरे लिए सबसे अच्छे पिता हैं। कमल रोते रहे। उन्हें अपनी बेटी को इस तरह अनजान घर में भेजते हुए बहुत दुख हो रहा था। रोहन और मोहन भी रमा से गले मिले। रोहन ने कहा, दीदी, अगर कभी कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताना। मोहन ने भी कहा, हाँ दीदी, आप चिंता मत करना, हम हैं ना। रमा ने अपने दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना और माँ पापा का ख्याल रखना। आखिरकार विदाई का समय आ गया। रमा ने घर की देहरी से आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह घर जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहां उसने माँ की उपेक्षा भी सही और पिता का प्यार भी पाया, वह घर अब उसका नहीं रहा। वह अब किसी और के घर की बहू बनने जा रही थी। कार में बैठकर जब रमा ससुराल की ओर रवाना हुई तो कमल खड़े खड़े रोते रहे। विमला ने उन्हें कहा, अब रोना बंद करो, बेटी की विदाई होती ही है। मगर कमल का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं किया, उसे ठीक से पढ़ाया नहीं, उसे प्यार नहीं दिला पाया और अब जल्दबाजी में उसकी शादी भी कर दी, बिना लड़के के बारे में पूरी जानकारी लिए। कमल अंदर ही अंदर टूट गए थे। वे जानते थे कि विमला की जिद और समाज के डर ने उनकी बेटी से उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी पढ़ाई, उसके सपने, उसका बचपन, सब कुछ। और अब वह एक अनजान घर में जा रही थी, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। रास्ते भर रमा चुप रही। गगन भी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। बस कार चल रही थी और रमा सोच रही थी कि उसकी नई जिंदगी कैसी होगी। क्या उसे वहां प्यार मिलेगा? क्या उसकी सास उससे अच्छे से पेश आएंगी? क्या गगन उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? जब वे ससुराल पहुंचे तो गायत्री दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने रमा का स्वागत बहुत प्यार से किया। उन्होंने रमा के माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। फिर उन्होंने रमा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम्हारा स्वागत है, यह अब तुम्हारा घर है। रमा को गायत्री का यह स्वागत बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि शायद यहाँ उसे वह प्यार और सम्मान मिलेगा जो मायके में उसे कभी नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के आंसू। शायद उसकी नई जिंदगी अच्छी होगी। शायद यहाँ उसे वह खुशियाँ मिलेंगी जो अब तक उससे दूर रही थीं। और इस तरह रमा ने अपने मायके को अलविदा कहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मगर उसे नहीं पता था कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। शादी के पहले दिन जब सब मेहमान चले गए और घर में शांति हो गई तो गायत्री ने रमा को उसके कमरे में ले जाकर बिठाया। उन्होंने प्यार से रमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुम थक गई होगी, आराम करो, कल से धीरे धीरे सब समझती जाना, घबराने की कोई बात नहीं है। रमा को गायत्री का यह व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, जी माँ जी। गायत्री मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद गगन कमरे में आया। रमा थोड़ी घबराई हुई थी। गगन ने एक कुर्सी पर बैठकर रमा की ओर देखा और फिर गहरी सांस ली।
उसने कहा, रमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमा ने नजरें उठाकर गगन की ओर देखा। गगन ने कहा, देखो, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता था। उसका नाम शिखा है। हम दोनों साथ में काम करते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर उसके घर वालों ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें बहुत सारा दहेज चाहिए था। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए शिखा के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी। रमा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। गगन ने आगे कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने माँ को बहुत मना किया था कि मैं अब भी शादी नहीं करना चाहता, मगर उन्होंने जिद की। उन्हें लगता था कि शादी के बाद मैं सब भूल जाऊंगा, मगर मुझे नहीं पता कि मैं शिखा को कब भूल पाऊंगा। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि शायद ससुराल में उसे खुशियां मिलेंगी, मगर शादी के पहले ही दिन उसे यह सच जानने को मिला कि उसका पति किसी और से प्यार करता है। उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? गगन ने कहा, माँ की खुशी के लिए, और फिर मुझे लगा कि शायद शिखा अब मेरी नहीं हो सकती, तो मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मगर दिल की बात दिल ही जानता है। यह कहकर गगन उठा और कमरे से बाहर चला गया। रमा उस रात रोती रही। उसे लगा कि उसकी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं हैं। मायके में माँ का प्यार नहीं मिला और अब ससुराल में पति का प्यार नहीं मिलेगा। वह सोचने लगी कि उसने क्या गुनाह किया है कि उसे हमेशा दुख ही मिलता है। अगली सुबह जब रमा नीचे आई तो गायत्री ने उसे देखा और पूछा, बेटी, तुम ठीक तो हो? आंखें लाल लग रही हैं। रात ठीक से सोई नहीं क्या? रमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बस माँ जी, नई जगह है इसलिए थोड़ी नींद नहीं आई। गायत्री ने रमा को रसोई दिखाई और कहा, बेटी, आज से तुम ही घर की मालकिन हो। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझे बुढ़ापे में एक बेटी मिल गई है, यही मेरे लिए बहुत है। रमा को गायत्री का यह प्यार बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि भले ही पति का प्यार न मिले, मगर कम से कम सास का प्यार तो मिल रहा है। रमा ने घर का काम संभालना शुरू किया। वह बहुत मेहनती थी और उसे घर के सारे काम अच्छे से आते थे। उसने खाना बनाया, स्वादिष्ट सब्जियां, गर्मा-गर्म रोटियां और मीठा। जब गगन और गायत्री ने खाना खाया तो दोनों ने तारीफ की। गायत्री ने कहा, वाह बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना। गगन ने भी कहा, हाँ, बहुत अच्छा बना है। रमा को थोड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद अपने गुणों से वह धीरे धीरे गगन का दिल जीत सकेगी। दिन बीतते गए। रमा घर का सारा काम बड़ी लगन से करती। वह सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती, खाना बनाती और गायत्री का बहुत ख्याल रखती। गायत्री बहुत खुश थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है, वह बहुत सुशील और मेहनती है। मगर गगन का व्यवहार रमा के प्रति बहुत ठंडा था। वह रमा से बहुत कम बात करता। ऑफिस से आने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता और अपने फोन में व्यस्त रहता। रमा समझ गई थी कि गगन अभी भी शिखा को नहीं भूल पाया है। एक दिन रमा ने देखा कि गगन शराब पीकर घर आया है। वह लड़खड़ा रहा था। गायत्री ने उसे देखा और बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, गगन, यह क्या हाल बना रखा है? तू फिर से पीकर आया है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि शराब मत पी। गगन ने कहा, माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति चाहिए। गायत्री बहुत दुखी हुई। उन्होंने रमा से कहा, बेटी, गगन शिखा के चक्कर में बहुत परेशान रहता है। वह उसे भूल नहीं पा रहा, इसलिए कभी कभी पीकर आ जाता है। तुम उसे समझाओ। रमा ने हिम्मत करके गगन से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, गगन जी, आप ऐसे अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। शराब पीना सही नहीं है और माँ जी को भी बहुत दुख होता है। मगर गगन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। रमा ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे गगन के दिल तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वह उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती और हमेशा विनम्र और समझदार बनी रहती। उसने कभी गगन से शिकायत नहीं की, कभी उसे उलाहना नहीं दिया। धीरे धीरे गगन ने रमा के अच्छे स्वभाव को देखा। उसने देखा कि रमा कितनी मेहनती है, कितनी सहनशील है और कितनी अच्छी इंसान है। एक दिन जब गगन बीमार पड़ा तो रमा ने रात भर उसकी सेवा की। उसने उसे दवाई दी, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और उसका पूरा ख्याल रखा। सुबह जब गगन की तबीयत बेहतर हुई तो उसने रमा से कहा, रमा, तुमने रात भर मेरा इतना ख्याल रखा, तुमने सोया भी नहीं? रमा ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे पति हैं, आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है।
गगन के मन में पहली बार रमा के लिए कुछ नरम भावनाएं उभरी। उसने सोचा कि शायद वह शिखा के बारे में सोचना बंद करे और अपनी पत्नी को वह सम्मान और प्यार दे जिसकी वह हकदार है। कुछ महीने बीत गए। गगन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने शराब पीना कम कर दिया। वह रमा से बात करने लगा, उसके साथ समय बिताने लगा। एक दिन उसने रमा से कहा, रमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं शिखा के बारे में सोचता रहा और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, मगर अब मैं समझ गया हूं कि तुम कितनी अच्छी हो। मैं अब शिखा को भूलने की कोशिश करूंगा और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाऊंगा। रमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए था, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। गगन ने रमा को गले लगाया। उस दिन के बाद से दोनों का रिश्ता बेहतर होने लगा। गगन ने धीरे धीरे शिखा को अपने दिल से निकाल दिया और रमा को अपने दिल में जगह दी। गायत्री यह सब देखकर बहुत खुश थीं। उन्होंने रमा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया, तुमने उसे सही रास्ते पर ला दिया। तुम सच में मेरे लिए देवी के समान हो। रमा को ससुराल में वह प्यार और सम्मान मिल रहा था जो मायके में कभी नहीं मिला था। इसी बीच मायके में हालात बदलने लगे थे। रोहन और मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और दोनों को अमेरिका में अच्छी नौकरियां मिल गई थीं। विमला बहुत खुश थी। उसने अपने दोनों बेटों को बड़े गर्व से विदा किया। उसने सोचा था कि बेटे वहां जाकर सेटल हो जाएंगे और फिर उसे और कमल को भी अमेरिका बुला लेंगे। मगर जब रोहन और मोहन अमेरिका पहुंचे तो धीरे धीरे उनका फ़ोन आना कम होता गया। पहले तो वे रोज़ फ़ोन करते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। विमला परेशान होने लगी। वह कमल से कहती, क्या हो गया बेटों को, वे फ़ोन भी नहीं करते। एक दिन रोहन का फ़ोन आया। विमला ने बहुत खुश होकर फ़ोन उठाया। बेटा, तुम इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया, कैसे हो? रोहन ने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम में बहुत व्यस्त हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। वह अमेरिकन है और मैं अब यहीं सेटल होने वाला हूँ। मैंने अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। विमला को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। उसने कहा, क्या तुमने हमसे बिना पूछे शादी कर ली और तुम वहीं सेटल हो रहे हो? तुम हमें नहीं बुलाओगे? रोहन ने कहा, माँ, यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता कि तुम और पापा यहाँ कंफर्टेबल रहोगे। तुम वहीं ठीक हो, मैं पैसे भेजता रहूंगा। विमला ने रोते हुए कहा, मगर बेटा, मैंने तुम्हें इतना पाला पोसा, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और अब तुम मुझे छोड़कर वहीं सेटल अरे हो। रोहन ने कहा, माँ, मैं क्या करूं? यहाँ मेरी लाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरा करियर है, तुम समझने की कोशिश करो। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। विमला बुरी तरह से रोने लगी। कुछ दिनों बाद मोहन ने भी फ़ोन किया और वही बात बताई। उसने भी एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी और वहीं सेटल होने वाला था। विमला का दिल टूट गया। जिन बेटों के लिए उसने अपनी बेटी को नज़रअंदाज किया, जिनके लिए उसने सब कुछ किया, वे आज उसे अकेला छोड़ गए। कमल ने विमला को बहुत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विमला, बेटे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। मगर विमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रोती रहती और कहती, मैंने तो सोचा था कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, मगर आज मेरे बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। विमला बीमार पड़ने लगी। उसे डिप्रेशन हो गया। वह दिन भर बेटों की यादों में खोई रहती और रोती रहती। कमल परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। घर में सन्नाटा था। विमला का कोई सहारा नहीं था और इस तरह जिस विमला ने अपनी पूरी जिंदगी बेटों के लिए लगा दी, जिसने बेटी को नज़रअंदाज किया यह सोचकर कि बेटे ही सहारा बनेंगे, वह आज अकेली और बीमार पड़ी थी। उसके बेटे उसे भूल गए थे, मगर उसकी बेटी, जिसे उसने कभी प्यार नहीं दिया, वह ससुराल में खुश थी और अपनी सास को बेटी से बढ़कर प्यार दे रही थी। किस्मत का यह खेल बहुत अजीब था। विमला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह खाना ठीक से नहीं खाती, रात को नींद नहीं आती और दिन भर बेटों की यादों में खोई रहती। कमल बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार रोहन और मोहन को फ़ोन किया, मगर वे कभी समय पर फ़ोन नहीं उठाते और जब उठाते भी तो बहुत जल्दबाजी में बात करते। पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, यही जवाब मिलता था हर बार। एक दिन विमला को बहुत तेज बुखार आ गया। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमल को उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव और अवसाद की वजह से भी उनकी सेहत बिगड़ी है। मरीज को परिवार के प्यार और देखभाल की ज़रूरत है।
अकेलापन उन्हें और बीमार कर रहा है। कमल ने फिर से रोहन और मोहन को फोन किया। उन्होंने बताया कि उनकी माँ बहुत बीमार हैं, मगर दोनों बेटों ने यही कहा, पापा हम आ नहीं सकते, यहाँ बहुत ज़रूरी काम है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, हम भेज देंगे। ये सुनकर कमल का दिल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे माँ को पैसों से खरीद नहीं सकते, उसे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। कमल घर लौटे और बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्हें रमा का ख्याल आया। उन्होंने विमला से कहा, विमला क्यों ना हम रमा को बुला लें, वह आकर तुम्हारा ख्याल रख सकती है। मगर विमला ने कहा, नहीं, उसे तकलीफ क्यों दूं, उसकी अपनी जिंदगी है। मगर कमल ने सोचा कि फिर भी रमा को बताना चाहिए। उन्होंने रमा को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो तुम आ सकती हो। रमा को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उसने तुरंत कहा, पापा मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रमा ने गगन और गायत्री को सारी बात बताई। गायत्री ने तुरंत कहा, बेटी तुम जाओ, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तुम जितने दिन चाहो वहाँ रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। गगन ने भी कहा, हाँ रमा तुम जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें अकेले कैसे भेजूं। अगले दिन रमा, गगन और गायत्री तीनों मिलकर विमला और कमल के घर पहुंचे। जब विमला ने दरवाज़ा खोला और रमा को देखा तो वह भावुक हो गई। रमा ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और कहा, माँ आप कैसी हैं? पापा ने बताया कि आप बीमार हैं, मैं आपको लेने आई हूँ। विमला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तू आई मगर तुझे तकलीफ हुई? रमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरे लिए आपकी सेवा करना कोई तकलीफ नहीं बल्कि सौभाग्य है। यह सुनकर विमला को जोरदार झटका लगा। उन्हें अचानक अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। वह कैसे रमा को हमेशा नजरअंदाज करती रहीं, कैसे उसे भाइयों से कम प्यार देती रहीं, कैसे उसकी पढ़ाई रुकवा दी और कैसे जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। और आज वही बेटी जिसे उन्होंने कभी ठीक से प्यार नहीं दिया, उनकी सेवा करने आई है, जबकि वे बेटे जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया उन्हें अकेला छोड़ गए। गायत्री आगे बढ़ी और विमला के पैर छुए। उन्होंने कहा, समाधन जी नमस्ते। रमा ने हमें सारी बात बताई। हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, आप हमारे साथ दिल्ली चलिए, वहाँ हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। विमला हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मगर मैं तुम्हारे घर में रहूं, तुम्हें तकलीफ होगी? गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, तकलीफ? बिल्कुल नहीं, आप रमा की माँ हैं, मतलब हमारी माँ हैं। हम बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे साथ रहें। कमल भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, विमला चलो ना, रमा और उसके ससुराल वाले इतना प्यार से बुला रहे हैं, वहां तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मगर विमला हिचकिचा रही थी। वह सोच रही थी कि उन्होंने रमा के साथ कैसा व्यवहार किया था और आज वही रमा उन्हें अपने घर ले जाना चाहती है। रमा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ प्लीज़ चलिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। विमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रमा को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुझे कभी वह प्यार नहीं दिया जो तू हकदार थी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। रमा ने माँ को चुप कराया और कहा, माँ बीती बातें भूल जाइए, अब हम आगे की सोचते हैं, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत प्यार दूंगी। गायत्री ने विमला को समझाते हुए कहा, समधन जी आज के ज़माने में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर हैं, बेटे भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं और बेटियां भी, मगर जो दिल से अपनों का ख्याल रखता है वही सच्ची संतान है। रमा ने हमारे घर में आकर मुझे बेटी से बढ़कर प्यार दिया है, वह मेरी बहू ही नहीं मेरी बेटी है और अब आप भी हमारे परिवार की हैं। गगन ने भी कहा, जी हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। विमला ने आखिरकार हाँ कर दी। वह और कमल दोनों अपना सामान पैक करके रमा के साथ दिल्ली चले गए। रमा के घर पहुंचकर गायत्री और रमा ने विमला का बहुत ख्याल रखा। रमा हर समय माँ के साथ रहती, उनके लिए पौष्टिक खाना बनाती, उन्हें दवाई देती और उनसे बातें करती रहती। धीरे धीरे विमला की सेहत सुधरने लगी, मगर सबसे बड़ा बदलाव उनके मन में आया। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत सोच के साथ जी। वह बेटों को बेटी से ज्यादा महत्व देती रहीं और आज वे बेटे दूर चले गए, मगर वह बेटी जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया,
आज उनका सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। एक दिन जब रमा विमला के लिए खाना बना रही थी, विमला उसे देख रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे वह रमा से हमेशा घर का काम करवाती थी, मगर कभी उसकी तारीफ नहीं की। कैसे रमा ने स्कूल में अच्छे नंबर लाए थे, मगर उन्होंने उसकी कद्र नहीं की। कैसे रमा को कॉलेज नहीं जाने दिया और जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी। विमला की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने रमा को बुलाया, रमा बेटी इधर आ। रमा आई और माँ के पास बैठ गई। विमला ने रमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं एक बुरी माँ थी। मैंने तुझे वह प्यार नहीं दिया जो तू हकदार थी। मैंने हमेशा तेरे भाइयों को तुझसे ज़्यादा महत्व दिया। मैंने तेरी पढ़ाई रोक दी। मैंने तेरे सपनों को कुचल दिया और आज तू ही मेरा सहारा बनी हुई है। रमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माँ आप ऐसा मत कहिए। जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे की सोचते हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। आप मेरी माँ हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। विमला ने रमा को गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी देर तक रोती रहीं। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। दोनों के बीच जो दीवार खड़ी थी वह आज टूट गई थी। उसके बाद से विमला पूरी तरह बदल गई। वह रमा से बहुत प्यार करने लगी। उन्होंने रमा की हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना शुरू किया। वह उससे बातें करती, उसकी मदद करती और उसे वह प्यार देती जो कभी नहीं दिया था। गायत्री ने यह सब देखा और बहुत खुश हुई। उन्होंने एक दिन विमला से कहा, समधन जी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप और रमा का रिश्ता इतना मजबूत हो गया है। सच में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों बराबर हैं। विमला ने कहा, हाँ मुझे यह समझने में बहुत समय लग गया। मैं अपनी पुरानी सोच की गुलाम थी, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि बेटी भी उतनी ही अपनी होती है जितना बेटा, बल्कि कभी कभी बेटी बेटे से भी ज़्यादा अपनों का ख्याल रखती है। कमल भी बहुत खुश थे। उन्होंने हमेशा रमा को प्यार दिया था और आज देखकर बहुत संतुष्टि मिल रही थी कि उनकी बेटी इतनी अच्छी इंसान बनी है। एक दिन उन्होंने रमा से कहा, बेटा मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने हर परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी। तूने अपने गुणों से सबका दिल जीत लिया। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। महीने बीतते गए। विमला और कमल दोनों रमा के घर में बहुत खुश रहने लगे। गायत्री और विमला अच्छी सहेलियां बन गईं। दोनों साथ में बातें करती, मंदिर जाती और एक दूसरे का साथ देती। गगन और रमा का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो गया था। घर में खुशियों का माहौल था। कभी कभी रोहन और मोहन भी फोन करते थे, मगर विमला अब उनसे ज्यादा बात नहीं करती। वह सिर्फ कुशल क्षेम पूछ लेती और फोन रख देती। उनका मन अब बेटों में नहीं रमा में लगता था। उन्हें एहसास हो गया था कि सच्ची संतान वह नहीं जो दूर रहे, बल्कि वह है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी हो। एक दिन विमला और रमा छत पर बैठी चाय पी रही थीं। विमला ने रमा से कहा, बेटी तू जानती है मैं कितनी गलत थी। मैंने हमेशा सोचा कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है, मगर आज मैं देख रही हूँ कि बेटी भी उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा सहारा बन सकती है। तूने मुझे यह सिखाया है कि प्यार और रिश्ते लिंग से नहीं दिल से बनते हैं। रमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ मुझे बस इतना ही चाहिए था कि आप मुझे समझें और प्यार करें। आज मुझे वह सब मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। विमला ने रमा को गले लगाया और कहा, बेटी अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुझे वह सब प्यार दूंगी जो मैंने तुझे बचपन में नहीं दिया। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। और इस तरह विमला की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की कोशिश की। रमा ने अपनी माँ को वह प्यार और सम्मान दिया जो हर माँ की हकदार होती है। गायत्री, गगन, रमा, विमला और कमल सब मिलकर एक खुशहाल परिवार बन गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों बराबर हैं। जो प्यार और सम्मान के साथ पाले जाते हैं वे ही सच्ची संतान साबित होते हैं। विमला ने यह सबक बहुत देर से सीखा, मगर फिर भी उनकी बेटी ने उन्हें दूसरा मौका दिया और विमला ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। आज विमला बहुत खुश थी। उनके पास उनकी बेटी थी, उनकी बहू गायत्री थी और एक प्यारा सा परिवार था। उन्हें अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह अपने अतीत की गलतियों से सबक लेकर अब एक नई जिंदगी जी रही थी, एक ऐसी जिंदगी जो प्यार, सम्मान और खुशियों से भरी थी। और इस प्रकार माँ बेटी के रिश्ते में जो दरार थी वह प्यार से भर गई। विमला को समझ आ गया कि जीवन में असली सहारा खून के रिश्ते नहीं बल्कि प्यार और समर्पण होता है। और रमा ने यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, वे भी उतनी ही अपनी होती हैं।
उतनी ही जिम्मेदार होती हैं और माँ बाप का उतना ही ख्याल रखती हैं जितना कोई बेटा रख सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य दें।